नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में नया जोश भरने और नए सिरे से एकजुट करने में कामयाब हुए हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में विपक्ष ने जब गठबंधन बनाया था तो थोड़ी झिझक, थोड़े संकोच, थोड़ी आशंका और थोड़े सवालों के साथ विपक्षी दल एकजुट हुए थे। इस गठबंधन का नाम क्या होगा, कौन इसका नेतृत्व करेगा, किसकी बात सुनी जाएगी, ऐसी बहुत सी उलझनें भी इस गठबंधन के सामने थीं। बीजेपी इसी ताक में बैठी थी कि कब यह गठबंधन ऐसे सवालों पर बिखरे और उसे खेलने के लिए खुला मैदान मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा होने नहीं दिया। गठबंधन को इंडिया नाम मिला, यानी इंडिया गठबंधन, और उसके बाद की कहानी आप जानते हैं। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को 240 पर समेट दिया और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने विपक्ष के बाकी दलों में भी कॉन्फिडेंस भरा कि बीजेपी को पस्त किया जा सकता है। अब बिहार में इंडिया गठबंधन का वही जोश देखने को मिल रहा है दोस्तों, और उधर उपराष्ट्रपति चुनाव में भी इंडिया एकजुट हो गया है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट चोरी रोकने के लिए यात्रा को कितना जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, ये बातें अब गठबंधन के दूसरे नेता भी कह रहे हैं और इसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं। आज प्रियंका गांधी पहुंची बिहार। देखिए, आप स्क्रीन पर दिख रही हैं प्रियंका गांधी, उनके साथ रेवंत रेड्डी भी हैं। रेवंत रेड्डी को देखिए आप, बिल्कुल बगल में मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, आप जानते हैं तेलंगाना के। कल एमके स्टालिन, यानी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, डीएमके के मुखिया हैं एमके स्टालिन, और कनिमोझी दोनों पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव परसों यानी 28 तारीख को पहुंचेंगे। और इन सब के बीच राहुल गांधी ने आज बड़ा खुलासा कर दिया है। राहुल गांधी ने बता दिया है कि किस दम पर मोदी और अमित शाह अगले 40-50 साल तक शासन करने की बात कहते आए हैं। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। तो सुन लिया आपने, राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि छोटी मोटी चोरी हो तो ध्यान नहीं जाता है, लेकिन बड़ी चोरी अगर करने की गलती अब पकड़ ली गई है। और इसीलिए इससे पहले बड़ी चोरी की बात भी अभी आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले यह साफ साफ आपने सुन लिया कि कैसे यहां राहुल गांधी बता रहे हैं कि 40-50 साल तक शासन करने की बात कहते आए हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। आइए जरा सुनिए दूसरी बात कि कैसे बड़ी चोरी को पकड़ ली गई है, बड़ी गलती पकड़ ली गई है। सुनिए। फिर 2023 में, भैया शांत हो जाए, 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया। क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सब नागरिक पर केस लगाया जा सकता है। आप कुछ गलत करो, पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगा। 2023 तक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे छुपे बीजेपी ने कानून बदला
नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अब आप पूछिए अपने आप से कि यह कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए, कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए। तो महाराष्ट्र में इन्होंने क्या गलती की, ये थोड़ा ज्यादा कर दिया। गलती से ये डरे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि भैया महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, इसको जीतना है। इन्होंने चोरी थोड़ी ज्यादा कर दी, हमने पकड़ ली। जैसे अगर कोई आपके बटुए से 10 रुपए चोरी करे, शायद आपको पता ना लगे, मगर अगर एक दिन आपके बटुए में से 1000 रुपए गायब हो गए तो आप कहोगे भैया ये तो किसी ने चोरी की है। यही हुआ हरियाणा में और महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की चोरी को कैसे पकड़ा है यहां पे ये बता रहे थे। और इस बीच राहुल गांधी, और इस बीच अब सीधे आपको ले चलते हैं उधर मधुबनी, जहां प्रियंका गांधी इस वक्त भाषण दे रही हैं मधुबनी में। और देखिए राहुल गांधी भी बैठे हुए हैं, दीपांकर भट्टाचार्य उनके बगल में बैठे हुए हैं। जरा सुनते हैं प्रियंका गांधी को क्या कह रही हैं लाइव सीधे मधुबनी से। आप सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं। भाइयों बहनों, याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। तो सुनिए, ये वोट ये क्या है और इसका महत्व क्या है आपके लिए? ये वोट इस भारत के लोकतंत्र का आधार है, ये मूल है इस तंत्र का। ये वोट आपका वो अधिकार है जो सबसे कीमती अधिकार है। इसको आप चोरी होने देंगे? बोलिए, चोरी होने देंगे? इन्होंने क्या क्या चोरी किया है आपका? आपके रोजगार चोरी किए हैं। जो भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, वो आपसे चोरी करके अपने दोस्तों को दे दिए हैं। हर स्तर पर आपके साथ चोरी हो रही है। ये आखिरी चीज है, जो सबसे कीमती चीज है, इसे चोरी मत होने दो। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी, आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए। आज मैं ये कह रही हूं आपसे, आप सावधान हो जाइए। अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद। अब आपके बीच इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सम्मानित चेयरमैन और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हम युवाओं के धड़कन जो है तेजस्वी यादव जी को मैं माइक देता हूं आपको संबोधित करने के लिए। दरभंगा की जनता जिंदाबाद। देखिए, आज वोटर अधिकार यात्रा में हमारे साथ
लगातार राहुल गांधी जी, हम सब महागठबंधन के नेता दीपांकर जी, मुकेश जी, राजेश जी, यहाँ सिद्दीकी साहब हैं, फातमी साहब हैं, और खास तौर पे हम श्रीमती प्रियंका गांधी जी का इस वोटर अधिकार यात्रा में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि हौसला बढ़ाने के लिए आज हम सब लोगों के साथ यहाँ इस यात्रा में शामिल हुई हैं। देखिए, साफ बात है, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। बिहार की जनता होशियार है और दरभंगा की जनता तो और भी होशियार है। क्या हो रहा है पूरे बिहार में, देश भर में? वोट की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? दोनों हाथ उठा करके बताइए, वोट की चोरी हो रही है? एक साथ जोर से नारा लगाइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये लोग चाहते हैं कि बिहारियों को चूना लगा दें। बिहारियों को कोई चूना लगा देगा? बिहारी लोग तो खैनिया में चूना रगड़ देता है, उड़ा करके झाड़ देता है चूना को। ये लोग चाहते हैं बाहर से कुछ लोग, दो व्यक्ति आ करके हमारे बिहार के वोटरों का नाम काट दे। लेकिन राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और हम सब लोग मिलकर के किसी भी बिहारी भाई बहनों का वोट से नाम कटने नहीं देंगे, कटने नहीं देंगे। चाहे जो कुर्बानी हम लोगों को देनी होगी, उस कुर्बानी को हम लोग देने का काम करेंगे। साथ ही साथ मिल करके सत्ता को बेदखल करेंगे। आगामी आने वाले चुनाव में इस नकलची और खटारा सरकार को हम लोग मिल करके उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और एक नई सोच की, नया बिहार बनाने का काम करेंगे। केवल सरकार ही नहीं बनाएंगे, बल्कि बिहार बनाने का काम करेंगे। इसलिए आप सब हमारे साथी कई दिनों से पूरे बिहार में आज 10वां दिन है, लगातार साथ दे रहे हैं। उन सब भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप सब लोगों का ऐसे ही हौसला बुलंद रहे। आप लोग सुनिश्चित कीजिए, अगर सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना? जोर से बोलिए, बदलना है। बदलना है तो पहले वोट बचाइए। आप अपने वोटों का हिफाजत कीजिए। ध्यान रखिए कि किसी भी लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे और हम लोग इस सरकार को गद्दी से बेदखल करने का काम करेंगे। ये लोगों ने बहुत FIR कराया तेजस्वी पर, लेकिन तेजस्वी डरने वाला नहीं है इनके गीदड़ भपकी से। हम लोग बिहारी लोग हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों का साथ और समर्थन है। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और आप सबों के बीच हम चाहेंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष दरभंगा के लोगों के सामने आकर के अपनी बात को रखे। इन्होंने मोदी जी के नाक में दम कर रखा है। आइए राहुल गांधी जी, जोर से आप लोग स्वागत कीजिए राहुल गांधी जी का। आइए राहुल जी, अपनी बात को रखें। धन्यवाद तेजस्वी जी, आप कैसे हैं? नमस्कार। यात्रा का एक ही मैसेज है, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की मदद से महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, उससे पहले मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, लोकसभा में कर्नाटक में हमने उनको पकड़ा,
और हमारा एक ही मैसेज है कि बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। आपको याद होगा कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार 50 साल चलेगी। जब उसने बोला, मैं हैरान हो गया था कि ये कैसे बोल रहा है कि सरकार 50 साल चलेगी। जनता तो कुछ भी कर सकती है, इसको कैसे मालूम? इसको इसलिए मालूम था क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं, इसीलिए ये बोल रहा था कि 50 साल के लिए बीजेपी की सरकार रहेगी। अब नहीं रहेगी क्योंकि हमने वोट चोरी पकड़ ली है। भाइयों और बहनों, ये वोट चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि ये कर्पूरी ठाकुर जी का सपना, अंबेडकर जी का सपना, महात्मा गांधी जी का सपना पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, वोट आपका अधिकार है। अंबानी को, अदानी को वोट की कोई जरूरत नहीं है, मगर बिहार के युवा को, बिहार के मजदूर को, किसान को, गरीब को, पिछड़े वर्ग को, ईबीसी को, दलित को वोट की जरूरत है, क्योंकि यही आपको अधिकार देता है, यही आपकी रक्षा करता है। भाइयों और बहनों, ये आपसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। पहले ये वोट छीन रहे हैं, इसके बाद राशन कार्ड, इसके बाद आपकी जमीन, इसके बाद आपके सब हक छीनने जा रहे हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे। भाइयों और बहनों, आप देखना, बिहार में एक वोट चोरी नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि बिहार के युवाओं ने वोटर अधिकार यात्रा में अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति दिखा दी है। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन 2 बार सोचकर वोट चोरी करेंगे। भाइयों और बहनों, हमने 2 चीजें कही हैं। सबसे पहले, ये जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार है, इस दीवार को पूरे देश में हम तोड़ के दिखाएंगे। और दूसरा, जो हमने जाति जनगणना की बात की है, पूरे देश में नेशनल लेवल पे हम जाति जनगणना करेंगे और गरीबों का, ईबीसी को जो हक मिलना चाहिए, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, अल्पसंख्यकों को जो हक मिलना चाहिए, हम आपको दिलवा के दिखाएंगे। कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। आप सब यहां आए, आप सब यहां आए, रात के समय आए, बारिश में आए, धूप में आए, आपने इतनी मदद की हमारी, इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो सुन रहे थे आप यहां साफ साफ सीधा सीधा एक पैगाम और एक मैसेज। यहां राहुल गांधी, उनसे पहले तेजस्वी यादव और उनसे पहले प्रियंका गांधी, इन सब ने अपनी बातें रखते हुए जो बातें बताई हैं, जो कही हैं, ये भीड़ जो है वो जबरदस्त वहां पे बिहार में और बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की ये सभा और ये जो जनसभा है वो उसी यात्रा का जो पड़ाव जहां जहां होता है, सुबह का पड़ाव और शाम का पड़ाव, वहां पर यह जनसभा होती है और वहां पर ये तमाम नेता अपनी बात रखते हैं और एक जोश भरने की कोशिश और साथ साथ ये बताने की कोशिश कि इंडिया गठबंधन अब नहीं झुकेगा और आपकी चोरी पकड़ ली गई है और कैसे आप 40-50 साल तक शासन करने की जो बात कहते थे, अब वो बात जो है वो पुरानी हो चुकी, क्योंकि आपकी चोरी साफ साफ हमने पकड़ ली है। चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से और इस खुलासे से ही, राहुल गांधी के इस खुलासे से, और बढ़ेंगे आगे। कैसे फंस गए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कैसे इंडिया एकजुट हो गया है और कैसे आने वाले 4-5 दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे परिवर्तन इस देश की सियासत में होने जा रहा है, वो सब आप देखेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ आप जानते हैं देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है और इस बीच अखबारों में खबर यह भी आ रही है कि धनखड़ साहब भी कहीं मिल गए हैं। कहां मिल गए हैं ये भी देखेंगे। धनखड़
रविशंकर साहब की जो रहस्यमय चुप्पी लेकिन बरकरार है, और उधर बी सुदर्शन रेड्डी साहब पर अमित शाह के जो हमले हैं वो बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी को हार का डर लग रहा है। और इस बीच बी सुदर्शन रेड्डी साहब आज मिलके आए हैं उधर अखिलेश यादव से, और अखिलेश यादव ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो साफ साफ, ये देखिए तस्वीर, उधर अखिलेश यादव से मिलने गए लखनऊ में, और ये इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी दलों के प्रत्याशी के रूप में वी सुदर्शन रेड्डी साहब जो हैं वो रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और अब वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है विपक्ष की तरफ से। तो आइए दोस्तों, आज इन्हीं तमाम मसलों की चर्चा कि क्या राहुल हो रहे हैं कामयाब और मोदी और शाह को मिल रही है नाकामी। चर्चा की शुरुआत करें, जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को, वरिष्ठ साथी, पैनलिस्ट साथी। देखिए 5 हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हमारे साथ इधर शकील अख्तर जी, प्रोफेसर रविकांत जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी और अनीश अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उधर पटना से सीधे। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। भाषण सुन रहे थे प्रोफेसर साहब, आप प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक और साथ दे रहे थे उधर तेजस्वी यादव, क्या कहेंगे राहुल गांधी के भाषण पे? बिहार में जिस तरह से नौजवानों ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समर्थन किया है, जो हुजूम उनके साथ, और एक वो दिलचस्प घटना हुई कि एक नौजवान तो उनको किस करने के लिए आया, जिसको पकड़ करके सुरक्षा कर्मियों ने अलग किया। लगातार उनको उसी दिन से, पिछले संडे से ही जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, और जो अपील है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग मिलकर के वोट चोरी कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, इससे सरकारें बन रही। और इसका सीधा सबूत एसआईआर के जरिए दिखाई पड़ा कि साहब 65 लाख आपने वोट काट दिए, और ऐसे ऐसे लोगों के वोट हैं जो कब के इस जिंदगी से जा चुके हैं। ये मास अपील उस बिहार में जो सामाजिक न्याय की राजनीति का केंद्र कभी रहा, वो बिहार जहां पर अशिक्षा है, जहां पर गरीबी है, जहां पर मजदूर है, किसान है, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ कई दूसरे राज्यों की अपेक्षा बेहतर दिखाई पड़ती है। तो उस राज्य में, और आज तो प्रियंका गांधी जी भी वहां पहुंची हुई हैं, उनके लिए जो समर्थन आपको दिख रहा है, और राहुल गांधी जिस तरह से बोल रहे हैं, जो उन्हें चीजें वो सामने ला रहे हैं, वो सीधे तौर पर लोगों को अपील कर रही है। जो छवि बनाई थी बीजेपी ने उनकी, अरबों रुपए खर्च करके, वो छवि अब खत्म हो चुकी है, हट चुकी है। और इसलिए राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता बनी है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। गया जी में हम लोगों ने रैली को देखा कि कैसे वहां लोगों को बिठा करके लाया गया, महिलाओं को लाया गया, नौजवानों को लाया गया, लेकिन ये स्वतः स्फूर्त ढंग से आने वाले लोग हैं। और इसमें वो लोग हैं जो दलित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी के हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाओं को भी आज कम से कम मैं कह सकता हूं कि प्रियंका गांधी जी के आने के बाद महिलाओं का बहुत तेजी से आकर्षण बढ़ा है, क्योंकि उनकी अपनी अपील है महिलाओं के बीच में, जिस तरह से वो बात करती। राहुल गांधी ने खास करके नौजवानों को उनके रोजगार के सवाल, और जो वो कह रहे हैं कि आज ये वोट छीन रहे हैं, कल को आपका राशन कार्ड छीनेंगे, परसों आपका शिक्षा का अधिकार छीनेंगे, इसके बाद आपके जो और अधिकार है वो सब छीने। 5 किलो राशन काहे का? आप जब वोट देने के काबिल नहीं होंगे। और राजीव जी, इस बात को भी नोट किया जाए कि जो 65 लाख लोगों के वोट कटे हैं, अब मैं तो ये भी कहूंगा कि भाई इसमें भाजपा के भी लोग होंगे, भाजपा के भी समर्थक होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या ये ऑब्जेक्शन किया? ऑब्जेक्शन कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है, आरजेडी कर रही है। जो वोट काटे जा रहे हैं उसकी चिंता किसको है? विपक्ष के राजनीतिक दलों को। ये चिंता तो भाजपा को भी होना चाहिए, और यहीं से वो शक
उस विश्वास में तब्दील होती है कि इसका मतलब है कि ये खुला खेल फरुख्ताबादी चल रहा है। बीजेपी को चिंता क्यों नहीं है 65 लाख वोट कट गया? इसलिए नहीं है क्योंकि वो वोट चुन चुन करके कटवाए गए हैं कि ये वो वोटर हैं जो दलित हैं, जो पिछड़े और अति पिछड़े समाज के हैं, जो माइनॉरिटी समाज के हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा आक्रमण हुआ है उनके ऊपर, उनके बच्चों की शिक्षा छीनी गई है, उनके सपने छीने गए हैं, उनका रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने की कस्में और वादे किए गए थे कि अब की बार 400 पार और हम संविधान खत्म कर देंगे। तो वो लोग जिनके वोट काटे गए हैं या जिनको ये आशंका है कि भविष्य में क्या होगा, वो राहुल गांधी जी के इस यात्रा में खड़े हुए हैं और अपार जन समर्थन। और मुझे लगता है कि अगर सच में गोदी मीडिया इन सब चीजों को दिखा दे तो देश में जिसको कहते हैं कि एक राजनीतिक आंदोलन वो खड़ा होते हुए दिख रहा है। और इसीलिए गोदी मीडिया भी डरी हुई है। एक एक बात राहुल गांधी जिसको कह रहे हैं कि वोटिंग राइट क्यों छीना जा रहा है, ताकि आप अपने किसी अधिकार पर क्लेम न कर सके। और ये वो देश है जिसमें 2-3 बड़े परिवर्तन किए गए थे आजादी के बाद संविधान बनाते समय, जिसमें सबसे बड़ी बात मानी जाती है वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यहां कोई भेदभाव नहीं किया गया कि नहीं साहब जो पढ़े लिखे लोग हैं वही वोट दे सकते हैं, जो धनवान है वही वोट दे सकते हैं। कोई सीमित मताधिकार का वो प्रावधान नहीं किया गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया, जिसमें करोड़ों दलित, वंचित, आदिवासी जो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए चुनाव आयोग ने कैसे कैसे व्यवस्थाएं की कि ताकि वो वोट डाल सकें। और ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है, उनका वोट काट रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ने इसे जन क्रांति में तब्दील कर दिया है। एक तरह के ये नई आजादी का आंदोलन है कि यहां पे तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को खत्म किया जा रहा है। और ये जो जन आंदोलन बन रहा है, ये जन आंदोलन आगे चल करके और भी बड़ा रूप लेने वाला है। राजीव जी, अभी तो ये शुरुआत है। और जो वोट चोरी का मामला था जिसको एक्सपोज किया था राहुल गांधी जी ने, चुनाव आयोग तो कह रहा था साहब कि 7 दिन में राहुल गांधी एफिडेविट दे या देश से माफी मांगे। 7 दिन तो गुजर गए, 9 दिन हो गए, 10वां दिन है शायद आज। चुनाव आयोग को तो अब राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो भी प्रमाण पेश किए हैं वो सब वहीं से निकाले गए हैं, चुनाव आयोग की वेबसाइट से। वो बेहद पुख्ता है और इससे लोगों में और विश्वास मजबूत हुआ है कि राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं उसमें 100% दम है। ये चुनाव आयोग ही वोट चोरी करवा रहा है और फर्जी वोटर बना रहा है। ये सब मामला केवल वोट काटने का नहीं है, ये वोट फर्जी जोड़ने का भी है। लाखों लोगों के वोट जो है ही नहीं, जीवित नहीं है, या कहीं प्रदेश के बाहर है, शहर के बाहर है, या ऐसे लोग जो गांव के बाहर है, उनके फर्जी वोट डाले जाते हैं चुनावों में। मैंने तो मिल्कीपुर विधानसभा में देखा, यहां पिछले बार उपचुनाव में ये जो खेल करने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, उसका खेल पकड़ा गया है और अब चोर की तरह है। नरेंद्र मोदी भी खामोश है और चुनाव आयोग तो उस दिन के बाद अब चुप्पी ही साध गया है। अगर राहुल गांधी ने गलत आरोप लगाया था तो मुकदमा करके और जेल भिजवाते, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि असल में जो राहुल गांधी जी ने कहा था वो बात सही साबित हुई है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने बात यहां कही थी वो बात सही साबित हुई है। और ये लगातार यहां हम लोग देख भी रहे हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ में दीपांकर भट्टाचार्य और तेजस्वी यादव, रेवंत रेड्डी, ये तमाम नेता आज मधुबनी से दरभंगा पहुंचे। और वो पूरा का पूरा एरिया जो है मिथिलांचल का है, गढ़ माना जाता है बीजेपी के लिहाज से, लेकिन उस गढ़ में
राहुल गांधी गरज रहे थे और इस वक्त आपने देखा कि देर शाम बारिश का आलम है, मौसम वैसा है बरसात का, और उस एरिया में बाढ़ भी आती है, और वैसे में राहुल गांधी इस पैगाम को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वोट की चोरी होती है। और उसी दम पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि हम 40-50 साल तक राज करेंगे, और कैसे 2023 में नियम को बदल दिया गया। जरा जल्दी से आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास, कैसे नियमों को बदला गया, कैसे चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई केस FIR नहीं दर्ज कर सकते हैं, और सब कुछ अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में लेकर चुनाव पर डाका डाल के वोटों की चोरी करके आप सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। क्या ये तमाम नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, अब तो और भी जलसा लगने वाला है, बहुत सारे नेता वहां पहुंचने वाले हैं बिहार में, और क्या ये बात पहुंचाने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल और तेजस्वी? शकील जी। राजीव जी, आज यात्रा का 10वां दिन है और आज 3 बातें बहुत खास रही। पहली बात राहुल ने कही कि गरीब जनरल कास्ट की बात। अभी तक उनके भाषण में जाति गणना की बात होती थी, दलित, आदिवासी, महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक। आज उन्होंने गरीब जनरल कास्ट की बात कही। ये बहुत जरूरी है। अब राहुल गांधी बिहार के अंदर या बिहार से शुरू करके ज्यादा बड़े वर्ग को कवर कर रहे हैं, और इसकी जरूरत उन्हें लगातार महसूस हो रही थी, कांग्रेस को हो रही थी, महागठबंधन को हो रही। नंबर 1 ये खास बात। नंबर 2 जो खास बात है वो प्रियंका गांधी ने कही, वोट नहीं तो कुछ नहीं। उन्होंने आज बड़े स्पष्ट रूप से दरभंगा में जनता को बताया कि जिस दिन वोट चला गया तुम्हारा, उस दिन तुम्हारे पास से सारे अधिकार चले जाएंगे। इसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया। और तीसरी बात आज तेजस्वी ने कही, बहुत खास। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने मोदी की नाक में दम कर रखा है। बहुत बड़ी सच्चाई। तो ये जो है, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है, पटना की तरफ जा रही है, जो महागठबंधन के नेता हैं, जनता से मिल रहे समर्थन से वो ज्यादा उत्साहित होके और ज्यादा जनता के मन की बातें करने लगे। आज राहुल गांधी ने एक बात और कही और बड़ी अच्छी तरह उसको समझाया कि इन्होंने वोट जोड़े थे कर्नाटक में। कर्नाटक की जो जैसे कर्नाटक सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र का हमने सर्वे किया और उसमें एक महादेवपुरा विधानसभा का, उसमें जो है 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। उस 7 में से 6 में कांग्रेस जीत रही थी। जिस महादेवपुरा की हम बात कर रहे हैं 1 लाख से ऊपर वोट नहीं जोड़े, महादेवपुरा को जरा माइनस कर लो 1 मिनट के लिए, हम बेंगलोर सेंट्रल से चुनाव जीत गए हैं। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, 1 लाख वोट जोड़े और वो जीत गए। और यहां बिहार के संदर्भ में उसी बात को वो इस तरह कहा उन्होंने कि ये जो 65 लाख वोट काटे हैं, ये डबल होकर असर करेंगे। 65 लाख वोट तो काटे हैं और 65 लाख ये अपने नए जोड़ेंगे। जो आज सवाल उठ रहा है, और राहुल गांधी खुद भी कह चुके हैं इस बात को कि भाई सारे विपक्षी दल बोल रहे हैं, हर आदमी बोल रहा है 65 लाख वोट कटे हैं, उसके खिलाफ बीजेपी क्यों नहीं बोल रही? बीजेपी इसलिए नहीं बोल रही कि इसके बदले वो अपने 65 लाख वोट दिलवाने जा रही है जो उसके पक्के हैं। इसमें भी उसके होंगे, निश्चित ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे वोट जो हैं सभी जातियों के, सभी धर्मों के वोट हैं। लेकिन ये वो पक्के वाले नहीं है, वो नकली नहीं है जिसके लिए राहुल ने शब्द का इस्तेमाल किया था, फर्जी वोट। अंग्रेजी में कहा था बोगस वोट। तो फर्जी और बोगस तो 100% है। इसमें अगर 10 तुम्हारे कटे भी हैं तो उसमें से तुम्हारे 8 पक्के होंगे, 6 पक्के होंगे। हवा के माहौल में इधर उधर 2 4 5 जा भी सकते हैं। हटाओ इन सबको, 100% नकली वोट लाओ। तो आज जो है ये राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। दूसरा, आज सुबह जब सुपौल से यात्रा शुरू हुई और प्रियंका गांधी ने ज्वाइन किया तो बड़ा अच्छा दृश्य था। वो अभी भी दिख रहा है, वही वाला दृश्य है ये, सुबह वाला वही वाला है ये जी। हर रंग के झंडे थे, हर पार्टी के झंडे थे।
जिसमें लेफ्ट का भी था, कांग्रेस का भी था, आरजेडी का भी था, मुकेश सहनी का भी था। सारे झंडों के बीच राहुल, प्रियंका और सारे नेता शामिल थे। तो अब जो है ये सारी की सारी यात्रा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई है, क्योंकि वोट चोरी का सवाल उठाने से पहले बीजेपी को यह लगता था कि इस बार वो बिहार भी फतेह कर लेगी, और बिहार फतेह करना उसके लिए इसलिए जरूरी था कि नेक्स्ट उसका टारगेट बंगाल था। लेकिन बिहार में एसआईआर की कलई खुलने के बाद, सच्चाई सामने आने के बाद, अब पश्चिम बंगाल में ऐसा एसआईआर चुनाव आयोग नहीं करवा पाएगा। चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के जो राज्य चुनाव कार्यालय हैं, उन्होंने एक नया काम इन दिनों शुरू कर रखा है। कोई खबर आप दिखा दो, कोई खबर बता दो, कोई फैक्ट बता दो, फौरन प्रेस नोट आ जाएगा असत्य और भ्रामक। चापलूसी की ऐसी आदत पड़ गई है, जिस खबर में तुम्हारी तारीफ होगी बस वो ठीक है, बाकी कोई भी डाटा दिखा दे असत्य और भ्रामक, हर खबर असत्य और भ्रामक है। तो जनता इस बात को समझ रही है, और जनता अगर इस बात को समझ रही है, और ये 1 तारीख को गांधी मैदान में जो राहुल और तेजस्वी पदयात्रा करते हुए जाएंगे, अभी तक की खबर के मुताबिक जो है गांधी मैदान में जो है आम सभा की अनुमति नहीं दी है नीतीश कुमार की सरकार ने। तो आम सभा अगर नहीं होगी तो ये लोग फिर वहां पैदल यात्रा करते हुए जाएंगे। राहुल और तेजस्वी मानेंगे नहीं, अपने आंदोलन को, अपने विरोध को ये जारी रखेंगे। और ये पहला चरण है बिहार में राहुल की यात्रा। कुल्हाड़ी मारेंगे, सरकार आखिरी कील ठोकेगी खुद अपने हथौड़े से, अगर इनको गांधी मैदान में जगह नहीं दिए तो। ऐसे ही दरभंगा में भी हो रहा था कि जहां रुकना है उस हॉस्टल में शायद कोई स्कूल है, वहां भी जगह नहीं दी जा रही थी। इससे पहले आप याद कीजिए कि सासाराम में जहां हेलीपैड बनाया गया था राहुल गांधी को उतरने की, वहां अनुमति नहीं दी जा रही थी। तो रोकना कितना आप चाहेंगे, राहुल गांधी को रोक लेंगे, लेकिन जनता को कैसे रोकेंगे? जो जनता कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़। शकील जी, राहुल को अगर आप एक बार रोकते हैं, राहुल बहुत ही अनुशासित है, आपको मालूम है, लेकिन राहुल फिर दूसरी बार आते हैं, फिर थर्ड अटेम्प्ट करते हैं। आपको याद होगा हाथरस में जाने से रोक लिया था, पुलिस दीवार बन के खड़ी हो गई थी, धक्का मारा था, जमीन पे गिरा दिया था, राहुल वापस आ गए। दूसरी बार फिर गए, नहीं रोक पाए, और फिर पीड़िता के जो नहीं रही थी उसके घर पहुंचे थे राहुल और प्रियंका। तो ये नहीं देंगे अगर अनुमति गांधी मैदान में आम सभा करने की, तो पदयात्रा करते हुए जाएंगे, रोक ले रास्ते में। और इसके बाद दूसरी यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये पहला चरण है। राहुल सारे 38 जिले जो हैं, और बिहार में पुलिस जिले भी अलग होते हैं, जो शायद 2 हैं तो मिला के 40 होते हैं, जिसका जिक्र प्रशांत किशोर 40 कहते हैं उसको, जिसमें 2 पुलिस जिले भी जोड़ लेते हैं वो। तो सारे 38 जिलों में या 40 जिलों में, जितने भी आप कहें, इसको इस तरह कह सकते हैं आसान भाषा में कि हर क्षेत्र में, करीब करीब हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर या उसके नजदीक से गुजरते हुए राहुल चुनाव से पहले अपनी यात्रा करेंगे। तो अब जो है माहौल बीजेपी के लगातार खिलाफ होता चला जा रहा है। अब जो है बिहार बीजेपी जो सोच रही थी अभी कुछ दिन पहले तक, उसके लिए जीतना आसान है, और बिहार में एक माहौल वो बनाने की कोशिश कर रही थी, अब वो माहौल कहीं नहीं रहा। और उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बिहार हारने का मतलब, यहां तो सरकार में वो पार्टनर है, उसके मंत्री है, उसकी असली जो उसका उद्देश्य है वो है बंगाल। तो बंगाल में फिर वो बहुत कमजोर होकर जाएगी, और चुनाव आयोग भी बहुत कमजोर होकर जाएगा। और चुनाव आयोग के कमजोर होने का मतलब है कि वहां पे वो एसआईआर नहीं कर पाएगा। और जो सबसे बड़ा जो खेल वो करना चाहता है कि एसआईआर के जरिए ही बंगाल में वोट काटना चाहता है। तो ये राहुल की यात्रा जो है बहुत सफल यात्रा मानी जा रही है, और इसको रोकने की कोशिश या गांधी मैदान नहीं देने की कोशिश, और ये सब जो है इसीलिए हो रहा है। जी राजीव जी बिल्कुल।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर लें या तेजस्वी यादव को रोकने की कोशिश कर लें, लेकिन देश की जनता और उसमें भी खासकर बिहार की जनता का पूरा जो अभी ये फोकस है वो वोट चोर गद्दी छोड़ पे है। हमारे साथ इधर जुड़े हुए हैं अनीश अंकुर जी, उधर सीधे पटना से। अनीश जी का वीडियो थोड़ा सा बीच बीच में डाउन हो जा रहा है, कोशिश करेंगे कि। और अनिल सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं, जल्दी से आना चाहता हूं। अनिल सिन्हा जी आपका स्वागत है। अनीश जी आपका भी स्वागत करता हूं। जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, अभी आप सुन रहे थे भाषण, हालांकि अभी बहुत सारे वीडियो आए हैं तुषार गांधी के साथ और तेजस्वी यादव के साथ भी इन नेताओं ने एक शानदार वीडियो बनाया है। जरा उस वीडियो को पहले दिखाता हूं। तुषार गांधी जी के प्रपौत्र आप जानते हैं, और वो इस यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव फिर एक जगह चाय पीते हुए अपनी बात रखते हुए उस वीडियो को आप तक लेके आते हैं। और अभी जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं और एक जो महत्वपूर्ण बात है उसका खुलासा करते हुए कि 40-50 साल, और दूसरी कि कैसे ये बड़े दमखम के साथ कहते थे कि हम सत्ता पर काबिज रहेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 2023 में आपने नियम ही बदल दिया कि आप चुनाव आयुक्त के ऊपर आप FIR नहीं करवा सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। 8 बजे सुबह में रोड पर पब्लिक कभी नहीं आता है और हम लोग भी कभी नहीं आए। 8 बजे से पहले लोग तैयार है। जो मोदी जी कह रहे हैं वही इलेक्शन कमिश्नर जो है वही करता है। RSS is method of attacking is personal attack. They used to do it with Gandhi ji all the time. That is their style. ये पहले भी यात्राएं हुई है, गजब है यार। पहले डिबेट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते थे, हीटेड होते थे, लेकिन पर्सनल अब्यूज कभी नहीं होता था। अब लेजिटिमाइज हो गया है। 2014 के बाद से होना शुरू हो गया। But RSS is method of attacking is personal attack. They used to do it with Gandhi ji all the time. लोगों को पता नहीं है, याद नहीं है, बट उनको कितनी गाली दी RSS ने, कितना डिफेम किया, कितना झूठ बोला उनके बारे में। That is their style. इवन कर्पूरी जी इतनी जल्दी गालियां, भारत रत्न देना पड़ा उनको। बट सर इस यात्रा में हम लोग पीछे भी चलते हैं सर। एक अजीब इफेक्ट है कि आप पीछे घूम रहे हैं, बिल्कुल एक अजीब तरह का इफेक्ट है, एक उल्लास है। हाँ, ये पहले भी यात्राएं हुई है, गजब है यार। लोग जब हम लोग जाते थे चुनाव के बाद तो लोग कहते वोट देते हैं, कहने चल जाओ ना, पता ना चल रहा। मतलब वोट देते हैं, रिजल्ट आता है, पता ही नहीं चलता कि वोट मेरा कहाँ गया। अब जो ये बातें जो एविडेंस के साथ और तर्क के साथ जो रखी जा रही है तो लोग को लग रहा है चोरी हो रही है। और इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, अब लोग के पास ये मैसेज पहुंच गया है, अब उनको लगने लगा है कि भाई दोनों मिले हुए। और जो मोदी जी कह रहे हैं वही इलेक्शन कमिश्नर जो है वही करता है। यात्रा में 2 मुख्य बातें आई। पहले लोग नेता को, जनता को और पॉलिटिकल पार्टी को समझता था कि ये केवल इलेक्शन में आके मेरे मुद्दा को बोल करके सब झूठ बोल के चले जाते हैं। लेकिन ये यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये कि जो राहुल जी बोले या जितना भी SIR पर बोले वो प्रमाणित तौर पर जनता को वो प्रूफ हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है? जब से पब्लिक को हम लोग के सरकार ने साथ और उनको फील होता है कि हम वोट दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, जिस सरकार उधर हम लोगों ने इशू उठाया और आपने खास करके सारे डिटेल में कैसे वोट जोड़ना, कैसे जो है ये करना, अभी ये सब हर एक पूरा देश को समझ में आ रहा है। और ये अभी लोग मानने के लगा कि मोदी जी जो है हेराफेरी जो उनके वोटर है वो भी ये बात मानने लगा कि नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ हो। 8 बजे सुबह में रोड पर पब्लिक कभी नहीं आता है और हम लोग भी कभी। तो सुन रहे थे आप यहाँ पे 4-5 नेता, जिसमें मुकेश सहनी भी हैं, यहाँ पर राजेश राम भी हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इन सबके बीच, इन सबके साथ उधर शकील सिद्दीकी भी और तुषार गांधी, ये भी अपनी बात रखते हुए इस यात्रा में शामिल। और ये इस यात्रा को एक मिनी भारत जोड़ो यात्रा के तौर पे अब लोग देखने लगे हैं, क्योंकि हालांकि उसमें राहुल गांधी पैदल चल रहे थे और जैसे अभी एक बड़ा खुलासा किया है, बड़ी जानकारी दी है शकील अख्तर जी ने कि एक अगली यात्रा फिर से उसकी तैयारी शुरू हो गई है। यानी साफ साफ जो हम लोग कह रहे थे प्रशांत जी कि ये यात्रा इसकी शुरुआत है, आगे भी इस यात्रा को कंटिन्यू करना चाहिए। और शायद राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं और अब जब बिहार की जनता के बीच जा रहे हैं तो
तो ये बात और समझ में आई होगी। लेकिन यहां से कितनी परेशानी वो पैदा कर रहे हैं जरा ये बताइए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए, जो किसी भी दम पे बिल्कुल आके कहते थे 40-50 साल तक रिजल्ट जो आए। एसआईआर का मुद्दा अभी बाकी है, एसआईआर रद्द होगा कि नहीं होगा ये भी, क्योंकि अब मामला सिर्फ यही बचता है कि क्योंकि 65 लाख लोगों में से आप कितने लाख लोगों को जोड़ पाएंगे, कितने लाख लोग मतदाता सूची में रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, ये सब अभी देखना है। और 8 सितंबर को इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले ये यात्रा, जबकि एक्सपोज कर रहे हैं राहुल गांधी लगातार, वोटों की चोरी हो रही है, चुनाव आयोग और बीजेपी मिले हुए हैं, ये बिहार में पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना चुनाव से पहले कितना घातक साबित हो सकता है नरेंद्र मोदी के लिए। जी देखिए राजीव जी, चुनाव आयोग एक बड़ी साजिश कर रहा है भारत के लोकतंत्र के साथ, बिहार के साथ और संविधान के साथ। इसका एक छोटा सैंपल मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो आपका सवाल है कि ये यात्रा, बिहार के लोग अपने इतिहास को इस यात्रा में देख रहे हैं। इसी बिहार ने चौरी चौरा देखा है, इसी बिहार ने जेपी आंदोलन देखा है, और अब आज की पीढ़ी इस यात्रा को देख रही है, तो उससे वो रिलेट कर रहे हैं। बहुत गहरा इम्पैक्ट है, बहुत फोर्सफुल इम्पैक्ट है, और एक स्ट्रांग फाउंडेशन बिहार के चुनाव के लिए बन जाता है यहाँ से। इसके अलावा ये यात्रा में जो कंटेंट जनरेट हो रहा है, यानी जो वोट चोर गद्दी छोड़, उसका सोशल मीडिया पे और मीडिया में कंटेंट जो बन रहा है, वो उसका बहुत दूर तक वो जा रहा है। मैं उसको देख रहा हूँ लगातार कि यानी अब जो लोग इंडिपेंडेंट वीडियो मेकर्स हैं राजीव जी, वो पैसा भी कमाने लगे हैं इस पे रील्स बना के, वीडियो बना के। तो कोई आंदोलन यहाँ पहुँच जाए कि कोई इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर उसमें चुटकुले या कॉमेडी बनाएं या तंज कसें और उसके बाद वो पैसा भी कमाएं, तो आप सोचें कि ये यात्रा जो है वो किस लेवल पे पहुंच गया है। ये पूरा मामला चुनाव आयोग के खिलाफ। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर इसका कोई असर अभी भी नहीं है। चुनाव आयोग साजिशों में शामिल है। मैं एक एग्जाम्पल केवल आपको देता हूँ। आज मधुबनी में यात्रा थी, 3 जिलों का एनालिसिस आया अखबार में आज के, और उन 3 जिलों में पटना, मधुबनी और ईस्ट चंपारण, पटना, मधुबनी और ईस्ट चंपारण मिला के 36 विधानसभा की सीटें हैं। उस 36 में पहला एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, उन 36 में 25 विधानसभाओं में वोट कटने की संख्या ज्यादा है बजाय कि जीत के मार्जिन के। यानी 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो हार जीत का मार्जिन था, फासला था, वोट उससे ज्यादा कटे हैं इन जिलों में, 36 में से 25 सीटों पर। अब आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन कितना प्रिसाइज और किस तरीके से वो जो है घोटाले कर रहा है। 65 लाख लोग क्यों काटेगा, उसका इम्पैक्ट कहाँ होगा। दूसरा, अभी 6 दिन पहले राजीव गांधी की जयंती थी राजीव जी, और उन्होंने मतदान की उम्र 21 से घटाकर जो है वो 18 कर दी थी जी। मैंने अपना पहला मतदान 18 की उम्र में नहीं दिया, 21 की उम्र में दिया था। तो राजीव गांधी ने युवाओं को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र की प्रक्रिया में, सरकार चुनने की प्रक्रिया में भागीदार बनाया था। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, इन 3 जिलों में पटना, मधुबनी, ईस्ट चंपारण में 37.8 लगभग 38% 40 साल से नीचे लोगों के नाम कट गए हैं। यानी युवा मतदाता को टारगेट किया गया है। जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से प्रभावित मतदाता है, जो बिहार का युवा है, जिसके सामने वो सवाल है पेपर लीक के, जिसके सामने नौकरियों के सवाल है, जिसके सामने कंपटीशन जो लाठी खाता है पुलिस की, बेरोजगारी के सवाल है,
उनमें 38% युवाओं के नाम कट गए हैं उन 65 लाख में, और इन 3 जिलों में लगभग 48% महिला वोटर हैं जी। हैरत होगी आपको जान के कि 53% महिलाओं के नाम कट गए हैं। महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी डेमोक्रेसी में। 53% महिलाएं इन 3 जिलों में बाहर हो गई हैं। ये इतनी बड़ी साजिश भारत के लोकतंत्र के साथ हो रही है। ये 3 जिलों का है। अब ऐसा डेटा एनालिसिस पूरे बिहार के बारे में किया जाए तो लगभग ऐसी या इससे भयानक तस्वीर सामने आएगी। सिंपल सी बात है, 65 लाख लोगों के नाम नहीं जुड़े, 22 लाख लोग आप कह रहे हैं मृत हैं, मर गए, इस दुनिया में नहीं हैं। उसमें से कई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, कई के नाम सामने आ रहे हैं। चलिए 22 लाख नहीं 10 लाख चले गए 2003 से लेके अभी तक, लेकिन 2025 का जो सूची है जनवरी की, इससे पहले वाली लिस्ट, उसमें आपने मृतकों का नाम कैसे जोड़ दिया? ये तो सबसे पहले अपने पैर पे कुल्हाड़ी। सवाल तो चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए कि आपके बीएलओज क्या कर रहे थे, घर घर जाके क्या बिना घर गए हुए आपने लिस्ट बना दी थी? और लगातार और 2000 और आपको अचानक वन फाइन डे ध्यान आता है कि नहीं जी अब इसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना चाहिए, यहां गड़बड़ियां हैं, और उसके बाद आप करने लगते हैं। 1 महीने बोलते हैं, 1 महीने में आप पूरी लिस्ट भी दे देते हैं, बिल्कुल छू मंतर की तरह। तो ये तो साफ दिखाई देता है प्रशांत जी आप जो कह रहे हैं। और ये किशनगंज से लेकर पूर्णिया, अररिया, कटिहार और ये पूरा इस एरिया में, उसके अलावा दूसरा जो बेल्ट है जहां पर महागठबंधन मजबूत है, वहां कायदे से नाम काट दिए गए हैं, कायदे से काटे गए हैं नाम। अब आप सोचिए ना कि जीत के मार्जिन कम है और वोट कटने वालों के नाम ज्यादा हैं। क्या इस मतदाता सूची के साथ चुनाव में जाया जा सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है राजीव जी। जबकि एक मतदाता सूची तैयार है, फाइनल है, बनी हुई है, प्रकाशित है जनवरी के महीने में ही इसी साल, तो उसमें चुनाव क्यों नहीं हो सकता? ये अचानक ब्रेन वेव कहां से आई? ब्रेन वेव आई, उनको सर्वे मिले कि हालत बहुत खराब है, जिस आधार पर अमित शाह कहते हैं 50 साल शासन करेंगे, ये वो फार्मूला है। और राहुल गांधी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि अब वो फाउंडेशन ले कर रहे हैं चुनाव के लिए, और जो ये संभव भी है, इसकी परिणति वही होनी है कि जमीन, यानी अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम कटा तो आप नागरिकता आपकी सवालों के घेरे में आ गई। असम में ये मामला हम देख रहे हैं, असम में एनआरसी में ये समस्या हम देख रहे हैं कि जमीन से नाम कटेगा, सरकारी योजनाओं से नाम कटेगा, गिनती ही नहीं होगी, तो ना गैस कनेक्शन मिल सकता है, ना बिजली कनेक्शन मिलेगा। आप अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है, आप नागरिक नहीं है, तो कैसे मिलेगा ये सब? बिल्कुल, ये अगला स्टेप होगा इनका जी। इसी देश के अंदर 1 करोड़ लोग एक राज्य में ऐसे लोग होंगे जो दुनिया में किसी देश के नागरिक नहीं है। ये चुनाव आयोग करना चाहता है। जी राजीव जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक जितना हुआ है, जो कुछ भी चुनाव आयोग के ऊपर विपक्ष कर रहा है, विपक्ष जिस ढंग से हमलावर है, वो अभी भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये पर्सनल मेरा मानना है कि ये अभी भी कम है। चुनाव आयोग ने जितनी ज्यादतियां कर ली, चुनाव आयोग ने इस लोकतंत्र को खोखला करने के लिए जितने दुर्भावनापूर्ण काम किए हैं, उसके लिए चुनाव आयोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं यहां कोई उपद्रव करने के लिए और कोई मारकाट करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन गांधी का देश है, गांधी के हथियार से, अहिंसा से, जैसे भी हो, चुनाव आयोग को सबक सिखाना, सुधारना जरूरी है। साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में चुनाव आयोग के लोग सुन रहे हों तो वो भी संभल जाएं, क्योंकि अब देश की जनता जान रही है कि आप वोटों की चोरी करवाते हैं। और एक नहीं कई बार चुनाव आयोग को कटघरे में वहां जब खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, कहा है, तब भी वहां पे उसकी आप देख लीजिए कि जिस ढंग से पहले कहा गया कि आप आधार कार्ड लीजिए, नहीं लिया, उसके बाद दोबारा कहा गया, नहीं लिया, तीसरी बार लिख के दिया गया, उसके बाद भी वहां
हठधर्मिता चल रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है इस देश में। अनिल जी आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से। अनिश जी भी जुड़े हुए हैं। अनिश जी का वीडियो बड़ा डाउन लग रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे अनिश जी को लेने की। अनिल सिन्हा जी, चुनाव आयोग, और अब सीधी लड़ाई है चुनाव की। चुनाव मतलब वोटों की लड़ाई है, और वोटों के कारण ही सरकार बनती है। भाई डेमोक्रेसी में आपका हमारा वोट इंपॉर्टेंट होता है। मोदी जी कुर्सी पे बैठ के तीसरी बार इतरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू की बराबरी मैंने कर ली, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन आपके ऊपर एक आरोप भी लग रहा है कि आप वोटों की चोरी करवा कर जीते हैं। और ये और खुलासा हो गया, तब कैसे होगा? और ये बात तो अब लग रहा है कि जैसे शुरुआत हुई थी इंदिरा गांधी के खिलाफ 1974 में जो आंदोलन, जेपी आंदोलन हुआ, वही बिहार है फिर से। बिहार की धरती, वोटों की चोरी और उसके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है क्या अनिल जी? नहीं, देखिए, ये जो आप जो तुलना कर रहे हैं, इससे मैं असहमत हूं कि इंदिरा गांधी के समय में चुनाव हुए ना, और चुनाव में जीत करके उसको हटाया। अब आप जो दूसरा जो खतरा है, जो उस इंदिरा गांधी की तुलना में जो खतरा जिसकी तुलना नहीं हो सकती है। नहीं, मैं इंदिरा गांधी से तुलना नहीं, मैं आंदोलन की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो उस समय एक ऑब्जेक्ट है। ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने आंदोलन किया, चुनाव हुए, इंदिरा गांधी हट गई और उन्होंने सत्ता छोड़ दी। मेरा मानना है कि ये इतनी आसानी से सत्ता छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये जो जिस तरह से चुनाव आयोग का चला, वहां पर तो ऐसा हुआ कि सब लोग मानते थे कि सारे इंस्टीट्यूशंस कब्जा में है इंदिरा गांधी के। सब लोग मानते थे कि सुप्रीम कोर्ट न अदालतें सब उनके साथ हो गई हैं, एग्जीक्यूटिव पूरा उनके कंट्रोल में है। लेकिन उसी एग्जीक्यूटिव ने चुनाव कराए, उसी चुनाव आयोग ने चुनाव कराए, और जो सारा इंस्टीट्यूशंस था, दूध का पानी का पानी हो गया। जब निकला कि रिजल्ट आया, इंदिरा गांधी को बुरी तरह लोगों ने हरा दिया। तो और वो लोग जीत गए जिनके पास पैसे नहीं थे। आपको पता नहीं, आप मतलब वो किस्सा भी जान लीजिए। उनको टिकट लेने के लिए जब गए थे रामविलास पासवान, तो उनको उनके कुर्ता और पैजामा जो है उनके लोगों ने लोगों ने चंदा करके उनको सिलवा के भेजा था। ऐसे से लोग चुन करके आए, और कोई पैसा नहीं, और उसके बाद संगठन भी नहीं। जनता पार्टी कई संगठनों का ये था, सब लोग जेल से निकल करके आए थे, लेकिन इंस्टीट्यूशंस थे। मेरी जो मतलब आशंका है, और जो जो मैं खतरा महसूस कर रहा हूं, वो दूसरे किस्म की है। इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने अटैक नहीं किया। दूसरा, उन्होंने चुनाव भी कराए। जब उनको लगा कि ये आपातकाल गलत है, तो उन्होंने इसको माना भी। ये अंतर है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे, वो है आरएसएस, जो नहीं मानता जिस तरह से कांग्रेस मानती थी कि लोकतंत्र रहना चाहिए, जिसकी जो नेता थी इंदिरा गांधी, या इंदिरा गांधी खुद भी डेमोक्रेट थी। ये बात अब जोर से कहनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर ये गलती करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ये लोग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में, वैल्यूज में यकीन नहीं करते। प्रोपेगेंडा और मशीनरीज को तोड़ करके अपने साथ करना, यही जानते हैं। अभी आप देख लीजिए, आपने कहा चुनाव आयोग की बात की। आप चुनाव आयोग ने क्या किया है? चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को मैं कहूंगा, कोई क्लियर कट ऑर्डर नहीं दिया लास्ट तक। एसआईआर को उसने वैलिडेट कर दिया है। अभी आप सोचिए कि एसआईआर को खत्म होना था, और उन्होंने अपना जो लास्ट जजमेंट वर्डिक्ट था, और जो बातचीत जो भी हियरिंग थी, उसमें उन्होंने अटैक किया बीएलए पर। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी पर अटैक किया। अरे बीएलए का काम नहीं है ये करना, क्या कहते हैं, इलेक्टोरल रोल को सुधारना उनका काम नहीं है, और उनको रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि जब आप ये बात उठा नहीं रहे लोग, आश्चर्य मुझको लग रहा है कि बीएलए जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उनका काम सिर्फ इतना ही था, बीएलए का पहले भी और अभी भी होना चाहिए, पोलिंग एजेंट का रूप में काम करना। इलेक्शन में उनको लग रहा है कि कोई फर्जी वोटिंग हो रही है दूसरी पार्टी की तरफ से, तो वो सारे बैठे रहते हैं, वो ऑब्जेक्ट करते हैं, और उस पर फिर उसको वेरीफाई किया जाता है। ओनली एंड ओनली काम उनका ये है। दूसरा काम काउंटिंग एजेंट है, जो बीएलए नहीं है। वो
कोई भी काउंटिंग एजेंट बहाल कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट 16 के इंडिपेंडेंट होंगे, 4 पॉलिटिकल पार्टी होगी, 16 पोलिंग एजेंट, और ये जो है सो क्या कहते हैं वो बहाल करने का उनको हक है इंडिपेंडेंट्स को। अभी जैसे लग रहा है कि चुनाव का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है, एनीवन जो भी कैंडिडेट बनना चाहता है उसको। इसने चुनाव को पूरी तरह श्रिंक कर दिया है, उसको कंट्रोल कर लिया है, और कुछ नहीं, ये जो 65 लाख लग उस पर साइलेंट है। वो कह रहा है कि फॉर्म 6 मतलब कि आपको जो हटा करके बिना किसी सूचना के, आपको बिना किसी नोटिस का हटा दिया, वो जो है उसका राइट खत्म कर लिया। फॉर्म 6 उसको नहीं भरना है, क्योंकि फॉर्म 6 का मतलब है न्यू इलेक्टर्स जो कभी नहीं इलेक्टर हुआ है। वो बोल रहा है उसका तो उसका जो ये है चुनाव आयोग की जो रिलीज है, और जो रिलीज मतलब इंस्ट्रक्शंस है, जबकि लोगों ने मुझको बताया कि बीएलएज को, मतलब वहाँ बीएलओज को उसने ब्लॉक लेवल बूथ लेवल ऑफिसर्स को उन्होंने कह रखा है कि मत एक्सेप्ट करो ये जो क्या कहते हैं, और वो नहीं वो ले रहे हैं। तो 65 लाख लोग तो चले ही गए, और वो जो कह रहा है कि इलेक्टर जो शामिल हुए 3-4 का कितना का, वो है फॉर्म 6 वाला न्यू इलेक्टर्स। और न्यू इलेक्टर्स उसमें 65 लाख लोगों की कोई सुनवाई अभी हुई है मुझको नहीं लगता, और उसके बारे में साइलेंट है कि कितने लोग शामिल हुए वो नहीं बोल रहा। सिर्फ आधार कार्ड, वो भी किसी भी अखबार में, बड़े अखबार में बड़े विज्ञापन, लोकल लेवल विज्ञापन जो कहा था सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं किया। उसने सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं मानी, और सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत दे रहा है कि उनकी बात ना माने, क्योंकि वो जो है पहला दिन जब उसने कहा कि आप आधार कार्ड, एपिक कार्ड को रिकॉग्नाइज करो, वो नहीं माना। लोग उस समय हर एक चैनल पर, आपके भी चैनल पर थे, सारे लोग बहस कर रहे थे कि ये तो इंस्ट्रक्शन होता है, अगर इवन जो ऑब्जर्वेशन भी उनका है, लेकिन कुछ क्या वो माना? नहीं माना। उसके बाद अभी भी उन्होंने रास्ता दे दिया एसआईआर को। मैं आपको बोलता हूं पूरा ड्यू रेस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट को देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को वैलिडेट करने का काम कर रहा है, और वही करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद मत रखे अगर बीजेपी। और ये बात राहुल गांधी ने पहला मुझको लग रहा है शख्स या कांग्रेस है जिसने इसको समझा कि कोई जो है ये क्या कहते हैं, इससे रिलीफ मिलने वाला नहीं है। वो स्ट्रीट पर आ गए, जो हम लोग बोल भी रहे थे, आप लोग भी बोल रहे थे कि जब तक आंदोलन नहीं होगा। लेकिन आंदोलन से चुनाव आयोग पर कोई फर्क पड़ा है मैं नहीं मानता, कुछ अंतर नहीं आना। उसके बाद भी एक लाइन है जो डेंजर का तलवार है, जो वोटर्स पर इन्होंने अभी बताया, लोगों को निकाल दिया है, और मार्जिन का गैप एकदम प्लान्ड वे में। और वो कौन है? वो सारा जो बीजेपी के लिस्ट, वो सर्वे बोल रहे हैं, बीजेपी ने जो लिस्ट दिया है उसके हिसाब से ही वोटर लिस्ट बननी है, ये बात तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और अब है कि राहुल गांधी ने जो जनरेट की एनर्जी, उसका तरीका क्या होगा, उसको कैसे आप चैनलाइज करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग तो अपने रास्ते से हटने से रहा। अब है कि इनको गद्दी से उतारना है, और ये लोग मानने से रहे, क्योंकि ये इंदिरा गांधी नहीं है, ये कांग्रेस नहीं है, आरएसएस है इसके पीछे। इसको डेमोक्रेसी में कोई यकीन नहीं है, और साथ में कॉरपोरेट है जो पूरा पैसा लूटने का, पूरा इंडिया को लूटने की फिराक में है। ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है हिंदुत्व एंड आरएसएस, ये क्या कहते हैं कॉरपोरेट का, ये लोकतंत्र को खत्म कर देगा, ये पक्का है। अब है क्या कि हम इसको कैसे रिकवर मतलब रिस्टोर करते हैं, क्या कहते हैं मतलब ये करते हैं, रिकवर करते हैं, दैट यू है आपको वो आपको देखना है। ये राहुल गांधी ने पहला जो भी, समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग जिसको कहते हैं कि हम अपने पे जीरो पे पहुंच गए हैं। लोकतंत्र अभी मेरा मानना है कि जो इंस्टीट्यूशंस का रवैया है, जो चुनाव आयोग ने रवैया दिखाया, उससे हमने जो 1946 में जो 47 के आज पहले जो चुनाव मतलब में थे, हम उसी में पहुंच गए हैं। और वो जो है वही तरीका अपना रहा है जो उस समय आपने देखा था कि दंगे हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, कोशिश कितनी है तेज, वो तो राहुल गांधी ने बिहार में आकर के उस कोशिश को रोक दिया है। नहीं तो अभी बिहार में वो क्या करने वाले थे, वो जो है प्रचार करने वाले थे और कैंपेन करने वाले थे कि
घुसपैठिया आया हुआ है। और घुसपैठिया मतलब हर इनकी नजर में हर मुसलमान घुसपैठिया है, क्योंकि ये लोग तो बोलते रहे। गिरिराज सिंह तक का स्टेटमेंट था कि उसी समय अगर पाकिस्तान इस समय बना उसी समय उनको भेज देना था मुसलमानों को। क्या कहते उनकी राजनीति है ये उनकी राजनीति, इनकी राजनीति, इनकी पॉलिटिक्स यही है। वो आपको जो घुसपैठिया लग रहा है, किसको, हर बांग्लाभाषी को घुसपैठिया बोल रहा है। हर मुसलमान बांग्लादेशी हो जाता है इनकी नजर में। हर एक बांग्लादेशी और हर मुसलमान घुसपैठिया है इनकी नजर में। तो ये जो ब्रॉडर फाइट है, एक बिग फाइट में राहुल गांधी उतर गए हैं निश्चित तौर पर। अब मैं नहीं मानता कि चुनाव आए उससे पर कोई फर्क पड़ने वाला। वो आमादा है कि चुनाव तो हम इसी तरह कराएंगे, आप जो करना है कर लो। और इन लोगों को कुछ मैं कर रहा हूं कि कुछ जो है टेक्निकल एरर्स भी है। टेक्निकल एरर्स क्या है कि इनको मानना नहीं चाहिए, ये बीएलए की लिस्ट नहीं देनी थी इनको। पॉलिटिकल पार्टी को ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारा काम ही नहीं है क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्टोरल रोल बनाना, और ये गलत है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यही तो वो कर रहे थे कि पन्ना प्रमुख और इसके जरिए उसने लेजिटिमाइज कर दिया है पन्ना प्रमुख। अब बताइए कि कितनी ताकत है बिहार में। सबसे ज्यादा 53,000 बीएलएज हैं अभी भी, मतलब ऑन रिकॉर्ड वो है इसके पास, बीजेपी के पास। और उसका बाकी संगठन का आप जोड़ लीजिए 1,60,000 में, तो आप सोच लीजिए कि क्या है। इसका मतलब यह है कि आप पूरा चुनाव को जिस तरह से, और इन्होंने किया है, आप हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उन्होंने किया है बीच में पॉलिटिकल पार्टीज को डी रिकॉग्नाइज कर दिया जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी थे। एकदम गलत है, किसी ने आवाज नहीं लगाई पॉलिटिकल पार्टीज ने। एक आदमी, हमको अगर मन है कि हम जो है गांधीवाद का प्रचार करके, समाजवाद का प्रचार करके रजिस्टर करा के पॉलिटिकल पार्टी भारत के डेमोक्रेसी में हिस्सेदार बनना चाहे, हमको पूरा राइट है। ये हमको संविधान ने दिया है, वो उसको खत्म कर रहा है। बीच में एक चर्चा चली थी कि इंडिपेंडेंट्स का ये संख्या कम हो, उसको हालांकि कर दिया गया, लेकिन वो ये क्या कर रहे हैं अभी। बीएलए मतलब क्या है, कल को अगर इंडिपेंडेंट 16 इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं और 5 पॉलिटिकल पार्टी रहती है, और मतलब उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। बीएलए वो तो नहीं बहाल कर सकते, पोलिंग एजेंट उनको बहाल करने का हक होगा। लेकिन अभी क्यों ये बीएलए वाला, ये पॉलिटिकल पार्टी को ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं कहूंगा कि पॉलिटिकली भी अनअवेयर है। जी अनिल जी, नहीं, एक चीज और कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो है अपना जो पॉलिटिकल अवेयरनेस वो बढ़ाना होगा। ये बीएलए वाला मामला है, बाकी जो चुनाव आयोग जो पलट रहा है चुनाव के तरीके का, अभी अब इस मुद्दे को आप कैसे लेंगे। रातों रात जो पूरा वोटर लिस्ट है, सारे वोटर्स को बोल दिया कि आप वोटर नहीं है और आप लो डॉक्यूमेंट। अरे ये छोटी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट उस पर बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद मत रखिए, और एसआईआर को उन्होंने वैलिडेट कर दिया है, ये मान करके ही आप कोई बहस करिए। और आपको आप देखिएगा, हाँ राहुल गांधी ने जो इसको समझ गए, फाइट वो समझ गए कि सिर्फ चुनाव की नहीं है और न वो चुनाव आयोग की है, ये बिगर फाइट है, वो स्ट्रीट पर है। अब आगे आपको कैसे करना है देखिए, इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह फेल हो गए। कम से कम मैं यही पेसिमिज्म के साथ चीजों को देखता हूं। बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म भी ठीक नहीं है अनिल जी, थोड़ा ऑप्टिमिज्म में आ जाइए। और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भले जो आदेश दिया हो, लेकिन यहाँ 2 बातें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। एक बात, चुनाव आयोग की अब आगे हिम्मत है कि उस ढंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले मुख्य चुनाव आयुक्त की। आप देखिए अब इतनी हिम्मत वो ज्ञानेश कुमार जी नहीं दिखाएंगे जितनी उन्होंने उस दिन दिखा दी, और उन्हीं के सामने और गोदी मीडिया के पत्रकारों से लेकर दूसरे पत्रकार भी, जितने पत्रकार साथी थे, उन लोगों ने जैसे सवाल पूछे वो बाएं दाएं देखने लगे और जवाब नहीं दे पाए। तो ये साफ दिख रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब जनता जागती है, और वो जाग रही है और उनको जगाना पड़ता है। ये सही है कि हर दौर में कुछ नेता पैदा होते हैं, और वैसे नेता कुछ अब दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए एक उम्मीद की किरण दिखती है बिहार से। जो शुरुआत में मैंने बात कही थी, कई लोगों ने कहा कि आप इंदिरा गांधी से तुलना मत कीजिए। मैं इंदिरा गांधी से तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं आंदोलन, जन आंदोलन की जननी की बात कर रहा हूं, और वो बिहार है। लोकतंत्र की जननी भी बिहार है, डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी।
बिहार है और उस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ही वहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आज प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी, कल वहां पर एमके स्टालिन, कनिमोझी, परसों वहां अखिलेश यादव, फिर उसके बाद हेमंत सोरेन, तमाम नेता पहुंच रहे हैं। और हमारे साथी अनीश अंकुर जी जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास आना चाहता हूं। बहुत डर डर के आपके पास आ रहा हूं अनीश जी, क्योंकि आपका वीडियो बहुत अटक भटक रहा है, नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहूं तो लटक भी रहा है। तो जरा आपसे मेरी आवाज आ रही है आप तक अनीश जी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी अनीश जी, लेकिन आपकी आवाज बड़ा अटकती आ रही है। यही तो दिक्कत है। मैं आपकी बात सुनना चाह रहा था। पटना से गांधी मैदान में चल क्या रहा है? अभी से वहां पर पूरा खुदाई उदाई का काम, मंच बनने का काम शुरू हो गया क्या पटना में? बिल्कुल मंच को लेकर पुरानी प्रस्तावित थी कि 1 तारीख को रैली थी, इसमें जितने भी घटक दल, कांग्रेस, राजद, सब उसकी बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। लेकिन अजहर की स्थिति है अपनी कि जुलूस तो निकलेगा, अब वो रैली में कन्वर्ट करेगा कि इसको लेके कोई कंक्लूजन है 2 दिन में हाथ स्पष्ट जी। एक बात खाली अपनी तरफ से छोड़ना चाहता हूँ, ये जो पूरी लड़ाई है, मैं तो लगभग 2 दिनों तक यात्रा में रहा, लगभग शुरुआत 17, 18 और 19 तारीख। आपको यात्रा में शामिल होने पर स्वतः एहसास हो जाएगा कि भारतीय राजनीति में एक नई परिघटना का उदय हो चुका है। सभा सिर्फ 1 या 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं अनीश जी, लेकिन आवाज कट रही है। माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि टेलीफोन से अगर जोड़ पाएं, इनकी सिर्फ आवाज भी आए तो। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। सभा जो हो रही है, ये जो यात्रा है, उसमें 2 सभाएं होती हैं जिसमें भाषण देते हैं तमाम नेता। राहुल गांधी दोनों सुबह की यात्रा और शाम की यात्रा में अपनी बात रखते हैं, उसी का जिक्र कर रहे हैं अनीश जी। कोशिश करते हैं आपको टेलीफोन से जोड़ के कम से कम आपकी आवाज तो आए। तब तक अमलिंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत सारी बातें हम तमाम 5 साथी यहां, और मुझे लगा कि 6 बात कर चुके हैं। 7वें नंबर आपका है। जरा अमलिंदु जी ये बताइए कि क्या जो निराशा झलक रही है, दिख रही है, अनिल जी जो बातें कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अनिल जी, और थोड़े निराश अनिल जी इसलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो आखिरी पायदान है, जहां उम्मीद की किरण सबसे ज्यादा दिखती है कि कहीं कोई, सब तरफ अगर अंधकार है तो सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फिर आप जिनको मानते हैं भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिसको भी, वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उम्मीद ना रहे तब तो फिर बहुत खतरनाक स्थिति में डेमोक्रेसी है, यही माना जाए। और ऐसे में ये यात्रा कितना इंपॉर्टेंट है, इस यात्रा से क्या कुछ दिखाई देता है आपको, जो वोटर अधिकार यात्रा है? देखिए राजीव जी, एक तो पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को मैं सत्ता का सेफ्टी वॉल्व मानता हूं, और सेफ्टी वॉल्व की तरीके से ही सुप्रीम कोर्ट काम करता है। किसी को अगर ये भरोसा हो और ये अंदाज हो कि सुप्रीम कोर्ट जनता की रक्षा के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट सत्ता की रक्षा के लिए होता है, तो सत्ता की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, और ये यही के सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सब जगह सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका का यही है। तो इसलिए उस हिसाब से नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर राजीव जी सुप्रीम कोर्ट से भी जनता की आस खत्म हो जाती है, और वहां से भी अगर मान लीजिए कि 65 लाख लोगों के नाम ये हैं और कुछ नाम इसमें जुड़ जाते हैं, तो ये 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास अगर नाम पहुंचते हैं, तो इसका मतलब राजीव की फिर यही समझा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि देश के अंदर कोई क्रांति हो। क्योंकि ये ऐसा मसला नहीं है राजीव जी, बिहार की धरती से अगर 1 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे तो 1 करोड़ लोग खामोश होकर बैठ जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट भी समझता है, चुनाव आयोग भी समझता है, मोदी जी तो अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये राजीव जी बिल्कुल जो है, हमको ये अपने से मतलब मुझे लगता है कि निराशा का एक माहौल होता है, लेकिन उस निराशा के माहौल में राहुल गांधी अगर सड़कों पर है और सड़कें अगर बोल रही है राजीव जी, और बिहार से अगर सड़कें बोल रही हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट में सड़कें दिखाई दे रही हैं। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत जो सुनवाई कर रहे हैं उस बेंच की, वो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखते। अब नहीं देखे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए सड़कें तो देख रहे हैं ना। इन सड़कों से राजीव जी कैसे बचा जाएगा? जो सड़कें बोल रही हैं, उन सड़कों से ना मोदी जी बच सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट बच सकता है, ना चुनाव आयोग बच सकता है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि सुप्रीम कोर्ट साहब चुनाव आयोग की रक्षा कर रहा है, अगर ये भी मान लिया जाए, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की कोई रक्षा कर रहा है, और मेरा अभी भी राजीव जी भरोसा ये है कि 25 सितंबर को बाद 26 या 27 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट की में सुनवाई होगी, तो आदेश यही आएगा
कि जनवरी 2025 की जो मतदाता सूची थी उसके आधार पर चुनाव होगा। एसआईआर अगर आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए लंबा समय चाहिए, ये प्रक्रिया सही नहीं है। और अभी तो राजीव जी इस पर बहस जो है प्रारंभिक स्टेज पे है कि चुनाव आयोग एसआईआर करा भी सकता है कि नहीं करा सकता है। अभी तो ये है कि आप जो करा रहे प्रक्रिया ये कितनी लंबी चल सकती है, कितना समय आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने ही सवाल उठाए हैं, तो इसलिए राजीव जी बिल्कुल निश्चित तौर पर समय दिया जा रहा है चुनाव आयोग को। जाहिर सी बात है वो भी एक संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था है, दोनों के अपने अपने दायरे हैं, तो पूरे कानून के तहत ही जाकर काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी बिना किसी कानून के जाकर चुनाव को कोई आदेश नहीं दे देगा। जिस तरीके से चुनाव आयोग कानून के दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। तो सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो चुनाव आयोग को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट अगर कहा जाए तो इस व्यवस्था की रक्षा करने में लगा हुआ है कि व्यवस्था बची रहे। व्यवस्था क्या है राजीव, की व्यवस्था भी लोकतंत्र है। कुल मिलाकर अगर सरकार का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, तो संविधान का भी कस्टोडियन है। तो संकट जो है राजीव जी ये संविधान के ऊपर है। अगर चुनाव आयोग नागरिकता तय कर रहा है और चुनाव आयोग बड़ी संख्या में लोगों के नाम काट रहा है, तो ये संकट चुनाव पे है, ये चुनाव प्रणाली पर नहीं है, ये संविधान पर संकट है। और संविधान पर अगर संकट है तो उसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट को करनी ही करनी है, भले ही आप सत्ता का संरक्षण करें। तो इसलिए ये करना पड़ेगा। लेकिन फिर आखिर में बात वही आती है कि चूंकि सड़कें गुंजायमान है और उस बिहार की धरती से है जहां कर्पूरी ठाकुर का ही नारा था, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, अनिल सिन्हा जी इसको ठीक करेंगे कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो बिहार से कदम कदम पर लड़ने की आवाजें आ रही हैं और ये आवाजें राजीव भी सुप्रीम कोर्ट की दीवारों से भी टकरा रही है निश्चित तौर से, जहां न्याय की देवी की आंख से पट्टी खोल दी गई है। तो इसलिए पट्टी अगर खुली हुई है तो खुली हुई आंखों से अब न्याय की देवी देख सकती है कि सड़कें क्या बोल रही हैं। और सड़कों को आसानी से राजीव जी खामोश नहीं किया जा सकता। दुनिया में कोई भी तानाशाह जो है वो सड़कों को खामोश नहीं कर पाया है। मोदी जी तो बेचारे कुछ है भी नहीं उन तानाशाहों के साथ। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही जल्दी से आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, और समय कम है, जल्दी इसको समेटते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोग कर रहे हैं और इसमें राहुल गांधी का आज का सुबह का भाषण भी बहुत शानदार था। उसमें वोट चोरी को लेकर उन्होंने बहुत सारे खुलासे भी किए हैं। चोर जो है वो शांत क्यों हो जाते हैं, और ये चोर, वोटों के जो चोर हैं वो शांत हो गए हैं, खामोश हो गए हैं। उस वीडियो को भी दिखाएंगे, लेकिन आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ प्रोफेसर, पहले देख लेते हैं, चलिए पहले देखते हैं क्यों खामोश है। सुनिए जरा राहुल गांधी को। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की देश के सामने, दुनिया के सामने, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आप नोट करो, बीजेपी के एक नेता ने आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। तो ये हुआ है। तो सुन लिए आप प्रोफेसर रविकांत जी, चोर को पकड़ा जाता है, पुलिस वाला पूछता है क्या किए, वो चुप हो जाता है, बोल नहीं पाता है, शांत खामोश। राहुल गांधी पोल खोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जो भी रहे जी, चुनाव आयोग जो कर, पुलिस का मामला नहीं है, इस बार लगता है कि सीबीआई के हत्थे चढ़ गया है चोर। और एक एक चीज का पर्दाफाश जिस तरह से किया है राहुल गांधी ने, बेचारे कहां से बचेंगे। और एक बात महत्वपूर्ण है कि पिछले 11 साल में संभवतः ये पहला मुद्दा है जिस पर सत्ता पक्ष पूरे तरीके से अपने आप को पस्त पा रहा है। और जिन संवैधानिक संस्थाओं के कमजोर होने की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग तो बाद में आता है, उसके पहले ईडी, सीबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तमाम संस्थाएं, इसके अलावा भी कुछ और संस्थाएं हैं जहां पे कुछ पिट्ठू आरएसएस के लोगों को बिठाया हुआ है। उनको केवल यहां आप बैठो और आराम करो, उसके लिए है कि एंजॉय करो। बाकी लोगों को, उन संस्थाओं को ध्वस्त करके अब इरादा क्या है राजीव जी, उस बड़े डिस्कोर्स को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। आरएसएस अपने
100वें साल के जश्न की तैयारी कर रहा है, और उसमें भी किसको चीफ गेस्ट बनाया है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। माने दलितों को गुमराह करने के लिए उत्तर भारत में खास करके रामनाथ कोविंद ने क्या किया? जब तक वो राष्ट्रपति थे, जितने भी नियम, कानून, कायदे, नीतियां बनी, वो दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ उस पर चुपचाप बैठ करके सिग्नेचर करते रहे। लेटरल एंट्री वाला आपको एक एक ढेर सारी चीजें मैं गिना सकता हूं। तो ऐसे ही लोगों को आरएसएस अपना पिट्ठू बना करके और उनका सम्मान करती है। वैसे ही राम मंदिर की ईंट रखवाई गई थी एक ऐसे ही दलित से, और दलितों को मिला क्या? उनकी शिक्षा छीन ली गई, उनके सपने छीन लिए गए, उनकी नौकरियां चली गई, उनका रिजर्वेशन गायब हो गया। ये आरएसएस जो मनुस्मृति को लागू करना चाहता है घोषित तौर पर, उस आरएसएस को भी ध्यान में रखना चाहिए। 100वां साल, लेकिन चीजें जो पकड़ में आई हैं, और राहुल गांधी जिस तरीके से हमलावर हुए, एक अकेला व्यक्ति। हम लोग तो लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं, आज के 2 साल पहले, 3 साल पहले जब बात करते थे तो लगता था पूरे देश में घटाटोप अंधेरा है, कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। भारत जोड़ो यात्रा ने वो किरण नहीं दिखाई, एक पूरा उजाला पैदा किया, और आज उसकी तपिश को नरेंद्र मोदी महसूस कर रहे हैं कि जिस राहुल गांधी को पूरे तरीके से इमेज ध्वस्त कर दी थी, और लोग अभी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप देखिए कि कमबैक हो तो राहुल गांधी जैसा। ये जिसको कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति निकलता है, संघर्ष करता है, तो पूरी दुनिया उसको सलाम करती है। आज पूरा देश जिसे सलाम कर रहा है। एक ऐसी फासिस्ट सत्ता से राहुल गांधी लड़ रहे थे जिसके 100 हाथ और 1000 मुंह थे। कैसे कैसे बदनाम करना, क्या क्या करना, लेकिन जिसमें कहते हैं ना कि अंदर से ताकत हो। 55 घंटे बिठाओ सीबीआई के सामने या 45,000 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चोर का ठप्पा लगा रहे थे उधर, उस समय पकड़े गए आज कि असली चोर किधर बैठा है। इसलिए मैंने कहा कि अब सीबीआई के हत्थे चढ़ गया है वो चोर। एक एक पुर्जा पुर्जा सामने आ रहा है। क्या तमाशा चल रहा था कि एक कमरे के मकान में साहब 80 लोग रह रहे, गजब। और अब वो चीजें पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई हैं, और देश की जनता उसको देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। जो लोग सोचते थे कि देश की जनता तो धर्मांध है, देश के लोग सांप्रदायिक हो गए हैं, मैं उन दिनों कहता था कि नहीं, इस देश की डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है जी। इस देश के लोग ऐसे मूर्ख नहीं है। वो नादान जरूर है, कभी कभी सोचते हैं कि नहीं नहीं, अब एक मौका और दे दिया जाए मोदी जी को, और उस मौके के बाद तो चौका ही मारते रहे कि वोट चोरी चल रही है, फर्जी चल रहा है। और अब विश्वास जागा है जनता के भीतर, विपक्ष में है तो है, जनता के भीतर जागा है कि ये तो चोरी करके जीत रहे थे। अब लोग दौड़ा रहे हैं। कल का है ना एक वीडियो, वहां के स्वास्थ्य मंत्री को दौड़ा रहे हैं लोग। और यही होगा राजीव जी, अगर ये नहीं सुधरे, बेहतर होगा कि सुधर जाए, वरना ये कारवां तो निकल ही चुका है सड़कों पर, और सड़कों से ये गलियों में कब तब्दील हो जाएगा, कब लोग अपने घरों से निकल आएंगे, क्योंकि ये उनके वजूद का सवाल है, ये उनके वोटिंग राइट का सवाल है। फिर ये चाहे सत्ता हो और चाहे संघ, ये कोई बचा नहीं पाएगा जी। बेहतर होगा कि लोकतंत्र और संविधान के सामने केवल माथा झुकाने की नौटंकी न की जाए, असल में सम्मान दिया जाए, तो शायद इतिहास ने माफ करेगा। अदरवाइज ना वर्तमान माफ करने वाला है और ना इतिहास माफ करने वाला है। राजू बिल्कुल बिल्कुल। शकील जी, आगे की क्या प्लानिंग है यहाँ बिहार में कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनकी? हाल तो 1 तारीख का प्रोग्राम है, इसको संपन्न करना है।
कैसे होगा। लेकिन जो सबसे खास बात है कि अभी आप जो एक वीडियो दिखा रहे थे जिसमें राहुल ने जिसके बारे में लिखा है अपने ट्वीट में कि चाय पकौड़े के साथ बड़ी अच्छी बातचीत हुई है, तो उस चाय पकौड़े में जो तेजस्वी जिस तरह से राहुल की यात्रा की तारीफ कर रहे हैं, तेजस्वी की पार्टी बिहार में कांग्रेस से बहुत बड़ी है। अगर सीटों की संख्या के हिसाब से देखा जाए विधानसभा में तो करीब 4-5 गुना ज्यादा सीटें हैं तेजस्वी के पास राहुल से। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस यात्रा ने सारी की सारी तस्वीर बदल दी। इस यात्रा से पहले तेजस्वी को भी और बाकी सहयोगी दलों को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी और ना उनका ऐसा कोई प्लान था कि वो लगातार 10 दिन साथ में रहेंगे। 2 दिन बीच में रेस्ट के थे, 8 दिन साथ रहे। लेकिन अब कोई यात्रा से बाहर 1 मिनट के लिए भी जाना नहीं चाहता। देखिए राहुल जो है वो लगातार आशावादी है और राहुल जो है लगातार जो है यात्राएं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं इस बात को कि राहुल की ये भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत हुई, ये हुआ। लेकिन राहुल 2004 में जब जीते थे अपना पहला लोकसभा, तब से यात्राएं कर रहे हैं। उनकी एक यात्रा थी उसके बाद तत्काल बाद जिसमें वो पूरे भारत में गए थे, छत्तीसगढ़ के नक्सलवादी इलाके से लेके बुंदेलखंड के सूखे वाले इलाके में लेके और कर्नाटक के वीरप्पन के इलाके में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। भारत एक खोज यात्रा पार्ट 2 नेहरू ने लिखा था, भारत एक खोज, वो उसको फिर से जीवंत कर रहे थे और 2009 में उसका परिणाम मिला। 200 से ऊपर कांग्रेस की सीटें आई। भट्टा परसोन की यात्रा राहुल ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ बहुत बड़ी यात्रा उन्होंने की थी। केदारनाथ गए थे, कैलाश मानसरोवर गए थे। तो राहुल जो है कभी भी ना तो निराश हुए ना उन्होंने कभी काम करना रोका। लेकिन हां यह बात सही है कि जितने परिणाम मिलना चाहिए थे वो उतने परिणाम नहीं मिले। अब वो परिणाम दिखने लगे हैं, अब वो चीजें सामने आने लगी हैं और बिहार की ये यात्रा जो है ये एक सारा का सारा माहौल बदल के रख देगी। तो आप जो पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे हमने बताया कि यात्रा 2 होगी बिहार में और अगर जरूरत पड़ी कुछ जिले रह गए तो वो एक यात्रा और हो सकती है। लेकिन कोशिश ये होगी कि यात्रा 2 में ही सारे जिले कवर हो जाएं, क्योंकि इस यात्रा से जो सफलता मिली है उससे क्योंकि जो ये बातें हो रही है कि अब हम इस पर ज्यादा बोलते नहीं हैं क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन और ये आ जाते हैं। हमारा मानना है कि आपको आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ना आप छोड़ सकते हो, आपको करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। डेमोक्रेसी में कोई रास्ता नहीं है, ना आप इससे छोड़ सकते हो ना उससे छोड़ सकते हो, किसी से नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करेंगी और उसका सार ये है नटशेल में कि जब तक मोदी जी है मोदी जी अपने हिसाब से काम करेंगे और करवाएंगे। निष्कर्ष भी एक ही है कि आपको मोदी जी को ही हटाना है। बहुत सारे उसके लिए रास्ते होंगे, बहुत सारे तरीकों से आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगी कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता बार बार जो है आपके साथ आती है। ऐसा तो है नहीं जनता साथ नहीं आई हो आपके। 2024 के इस चुनाव में 240 पर रोका है, कांग्रेस को 100 सीटें दी है, विपक्ष को इतना दमदार बनाया है कि इस मानसून सत्र में सत्ता पक्ष बोल नहीं पाया। गृह मंत्री अमित शाह के लिए समस्या खड़ी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जो है राज्यसभा में आ नहीं पाए। जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री लोकसभा में प्रधानमंत्री एंटर कर लोकसभा में प्रधानमंत्री एंटर करते हैं लास्ट दिन, तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगते हैं उनके सामने जी। अमित शाह को जवाब देना पड़ता है जगदीप धनखड़ के बारे में जो दे नहीं रहे थे। 1 महीने से ज्यादा हो गया, वो समझते थे कि जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, हमको बोलना ही नहीं है हमको, लेकिन उन्हें बोलना पड़ा। और उसके बाद ये सारी सच्चाइयां सामने आ रही हैं। सवाल और ज्यादा बढ़ गए हैं कि भाई आप कुछ भी कह लीजिए, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, लेकिन ये तो बताइए कि राज्यसभा के जो समापन वक्तव्य हो रहा है लास्ट, जिसकी शुरुआत जगदीप धनखड़ ने की थी सभापति की चेयर से बैठ के, उसमें आप उनका जिक्र नहीं करते। परंपरा है, धन्यवाद देना था उनको कि राष्ट्रपति जी स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देके चले गए
उनके लिए धन्यवाद, उनका आभार। हम उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। शुभकामना तो विरोधी की भी करी जाती है, दुश्मन की भी की जाती है, यह शुभकामना भी नहीं। तो कोई तो कारण है, धन करते जाने का वो कारण मालूम पड़ेगा, आप उसको छुपा नहीं पाएंगे, लेकिन आपको एक सफाई देना पड़ी। और ये सफाइयां देना बीजेपी का, मोदी जी का, अमित शाह का तरीका नहीं था, ये राहुल का दबाव है। देखिए, राहुल की ये खास बात है, बड़ी बात तो थोड़ी हो जाती है, मगर सच्चाई है कि पूरे देश में और भी लोग हैं बहुत सारे, हम ये नहीं कहते, लेकिन जो विजिबल है वो एक राहुल विजिबल है, जो किसी से नहीं डर रहा, किसी से नहीं डरता। और भी बहुत सारे लोग हम कह रहे हैं, हम भी कई लोगों के नाम ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विजिबल और उसी का परिणाम, उसी का फायदा आज पूरे विपक्ष को मिल रहा है। और जनता में भी एक जागरूकता आ रही है, और जनता में भी एक जोश और उत्साह आ रहा है, और डर खत्म हो रहा है। मोदी जी के शासन का जो की है, जो मूल है, वो है खौफ, डर पैदा करना। और वो डर अगर टूट गया, जो कि टूटना शुरू हो गया है, तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, दूसरे संस्थाएं और चुनाव आयोग ये सब क्या है, एक मिनट में सारे पारा बदल लेंगे और ना आए विपक्ष की तरफ। लेकिन वो अगर निष्पक्ष हो जाएंगे तो सारा सीन चेंज हो जाएगा। सिर्फ निष्पक्ष होने की जरूरत है, जो 2014 से पहले जिस तरह से सारी संस्थाएं काम करती थी वैसा हो जाने की जरूरत है, और कुछ भी जरूरत नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि हमारी तरफ आओ, आप हमारा पक्ष लो, बिल्कुल ना लो, आप एकदम सख्त रहो, निष्पक्ष रहो। आप देखिए किस तरह चीजें चेंज हो जाएंगी। तो राहुल यही तो कह रहे हैं कि जो 50 साल की आप ये जो बात कर रहे हो, ये 50 साल की बात इसलिए कर रहे हो, वो मैंने पकड़ ली कि जनता का साथ नहीं है आपके पास, वोट चोरी है। जी राजीव जी। जी जी, अनीश जी आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपकी आवाज सुनाई दे रही है। आपकी आवाज, जी आपकी आवाज लेकिन बहुत खराब आ रही है। मैं बहुत कई बार कोशिश, लेकिन मुझे आ रही है। जी आपकी आवाज़ लेकिन उस हिसाब से नहीं आ रही है। प्रशांत जी, इस पूरी यात्रा और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर जो बातें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आप हम जान रहे हैं। आप अपने पहले वक्तव्य में बता रहे थे कि कैसे एक्सपोज हो रहा है चुनाव आयोग, कैसे एसआईआर में वहाँ जो घोटाला कहेंगे इसको, अगर ये साबित हो जाता है तो जो हो रहा है, और इससे किस ढंग से वोटरों को अपने वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में ये यात्रा आपको लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा उस पर चुनाव आयोग पर अंकुश लगाने में सफल, क्योंकि चुनाव होना है आज न कल, और चुनाव होगा, वहाँ वोटर जाएंगे। आप जितनी भी यात्रा निकाल लीजिए, लेकिन वोटरों को अगर आप, मतदाताओं को अगर आप मतदान केंद्र तक नहीं ले जा पाएंगे तब तो कुछ नहीं होगा। आपको दिखाई देता है क्या कि हो पाएगा ऐसा? यही सवाल सबसे अहम है कि आपको यात्रा का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, समाज में संदेश जा रहा है, लेकिन पोलिंग बूथ में तो वही होगा जो इलेक्शन कमीशन का गेट पास है। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, और शुरू से मैं कह रहा हूं इस बात को, कि सुप्रीम कोर्ट ने जितना ढील दी है इस मामले में, ये मामला बहुत बड़ा है। अभी आप देखिए, 3-4 दिन पहले की बात है कि सीएसडीएस के संजय कुमार के गिरफ्तारी या उनके ऊपर जो पुलिस की कार्रवाई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जी, बहुत अच्छा फैसला है कि नागरिक अधिकारों को संरक्षण करने का काम, एक व्यक्ति के भी नागरिक अधिकार के संरक्षण करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। यहाँ 1 करोड़ लोग शामिल हैं, 65 लाख लोगों का सवाल है। उस 65 लाख लोगों के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट सुझाव दे रहा है। सुझाव के बाद चुनाव आयोग फिर कह रहा है कि जी हम आपका सुझाव नहीं मानेंगे, फिर सुझाव दे रहे हैं वो। जी, तो ये जो इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा जो जिसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था, मैं अनिल सिन्हा जी की बात से सहमत हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इन 65 लाख मतदाताओं के मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार को उतना गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से रात को 8 बजे किसी टीवी चैनल के एंकर के व्यक्तिगत अधिकारों को लेता है सुप्रीम कोर्ट। जी जी बिल्कुल।
ये सबसे बड़ी बात है और ये ऐतिहासिक मोमेंट है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ऐतिहासिक मोमेंट। याद कीजिए 1976 में एडीएम जबलपुर का मामला आया था और एडीएम जबलपुर के मामले में 41 साल लगे सुप्रीम कोर्ट को उस पाप को धोने में, पुट्टुसामी केस में। जब उन्होंने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, प्राइवेसी के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, तो सबसे बड़ा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसको होने देगा। जैसे मान लीजिए कि आधार की बात है, तो क्या वो आधार का मामला 65 लाख लोगों पे लागू है? क्या स्पष्ट आदेश है उस पे? ये जो 65 लाख लोग हैं, जिसमें कि जो इस दुनिया में नहीं, उनको अगर हटा भी दें, इसमें से अधिकांश वो लोग हैं जो पहले 1 या 2 या 3 या 4 चुनाव में वोट डाल चुके हैं। उनका नाम ऑटोमेटिक क्यों नहीं आ सकता आधार कार्ड दिखा के? जी। उनको फॉर्म 6 क्यों भरने दिया जा रहा है? फॉर्म 6 तो नए मतदाता के लिए होता है। फॉर्म 6 तब होता है कि जब मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली छोड़कर मैं उत्तर प्रदेश चला जाऊं और वहां अपना मैं मतदाता सूची में नाम डलवाना चाहूंगा, तब मैं फॉर्म 6 भरूंगा। जी। लेकिन मैं दिल्ली में हूं और पिछले 30 साल से दिल्ली में वोट दे रहा हूं, मुझे हर चुनाव में फॉर्म 6 नहीं भरना है। नहीं भरना। जी। ये जो चल रहा है, ये बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और अगर इस मतदाता सूची पर चुनाव हो गए तो वो नतीजे नहीं आएंगे जनता चाहेगी। और राजीव जी, भारत के संविधान की पहली लाइन यही है, हम भारत के लोग जी। हम भारत के जज लाइन नहीं है, हम भारत के उद्योगपति लाइन नहीं है, हम भारत का चुनाव आयोग लाइन नहीं है, हम भारत के लोग हैं। और बार बार अगर करोड़ों लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर हम तो बड़े लिहाज के साथ कैमरे के सामने लाखों लोग देख रहे हैं, हम तो अवमानना का भी डर करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी डर में लिहाज होगा, कोर्ट के सामने होंगे तो जो लॉर्डशिप कहेंगे। जनता जो लॉर्डशिप नहीं कहेगी अगर बार बार नाइंसाफी होगी तो। जी। तो ये बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सुप्रीम कोर्ट एडीएम जबलपुर वाली गलती ना करे, इतना बड़ा नाइंसाफी ना हो जाए संवैधानिक अधिकार के साथ जनता के। और एक आखिरी बात जिसपे हम लोग कल चर्चा कर सकते हैं, सिर्फ मैं आपको एजेंडा दे रहा हूँ कि कल से 50% टैरिफ अमेरिका का लागू हो रहा है और बहुत बड़ी जनसंख्या प्रभावित होगी, उद्योगों की, कामगारों की, देश की जनता की और भारत की इकॉनमी की। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा क्लोजिंग कमेंट अनिल जी, एक छोटा कमेंट आपसे भी, और बहुत सारी बातें आप रख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जब नेता और विपक्ष के लोग, जो विपक्ष के नेता सड़क पे हैं, तो क्या उम्मीद करें हम बिहार से? नहीं, वो देखिए प्रशांत जी ने जो कहा ना कि ये जो स्ट्रीट पर चल रहा है वो रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं अगर वो जो इस तरह इस SIR के बाद जो बनेगी लिस्ट उस पर अगर चुनाव हुआ तो अभी भी वो जो टास्क है जो जिसके लिए यात्रा शुरू हुई है वो जो है मतलब अभी भी उनके सामने है, उसको पूरा करना। मतलब राहुल गांधी जब तक SIR को रद्द नहीं करवा लेते या कांग्रेस नहीं रद्द करवा लेती तब तक हमको चुनाव से कोई उम्मीद नहीं है, वो रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। 65 लाख लोग आप देख रहे हैं, उसमें भी आप एक चीज और नहीं है, जो है ऑलरेडी लिस्ट में उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, ऐसा बोला है। इसका मतलब जो बचा हुआ भी मतदाता है उसके भी नाम काटे जा सकते हैं। तो चुनाव आयोग अपना मतलब अपनी मनमानी किए जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है उस पर। अब है क्या कि अब जनता तो अभी जनता क्या आज अगर हमको तो लग रहा है क्या कि इनको जो मार्करवाड़ी में जो लोग बोल रहे थे वही अब एजिटेशन करना चाहिए, अपना प्रतिनिधि खुद चुनो, जो कि 74 के आंदोलन में भी किया गया था कि कहा गया था कि भाई हम जो है वो मतलब
प्रतिनिधि वापसी का अधिकार होगा और नागरिक अपना खुद कैंडिडेट देगा। ये कोशिश की उन्होंने, वो ज़्यादा चला नहीं, लेकिन वो है आपको चुनाव जो अभी अमित मालवीय ने तो बोला क्योंकि आधार कार्ड को कहाँ माना गया है, वो सिटीजनशिप का सिटीजनशिप बताइए, वो बोल रहा है, बीजेपी बोल रही है कि सिटीजनशिप के लिए ये कर रहे हैं अपन, और चुनाव आयोग ये छिपा रहा है। ये आप समझ लीजिए क्या कि हम लोग ऐसे मुकाम पर, हाँ ये जरूर है कि राहुल गांधी ने जो लड़ाई मतलब इसके वोट अधिकार के जरिए जो शुरू किया है यात्रा के जरिए, वो लड़ाई असली लड़ाई है कि जनता को डायरेक्ट उससे मतलब उसको ले आने का वो काम उन्होंने कर दिया है। मतलब जो लड़ाई चुनाव के रिजल्ट के बाद होती, वो लड़ाई पहले हो गई चुनाव आयोग की वजह से, क्योंकि चुनाव आयोग ये जो हेरा फेरी है उसको छिपा नहीं पाया। ये काम अगर वो SIR के पहले ही अगर वो पहले लिस्ट में कर लेता तो आप कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उसको जल्दी हो गई क्योंकि वो उसका रिलायंस जो था भरोसा कि इससे मैनिपुलेट कर लेंगे, उस पर भरोसा टूट गया, तो उसने नया SIR बना लिया। और ये भी मैं सहमत नहीं हूँ शकील जी से कि वो बंगाल में नहीं करने वाले हैं और बाकी जगह सब जगह करेंगे। वो SIR उस ही रास्ता है मोदी जी के सत्ता में बने रहने का, और सुप्रीम कोर्ट से मुझको कोई उम्मीद नहीं। जन आंदोलन होगा, मारकाट होगा और क्या होगा, तब आखिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। वो भी आंदोलन दूसरे ढंग का होगा, वो दिख रहा है। मैंने एक लाइन में आपको खाली कह दूं, हम लोग अभी भी हैंगओवर में हैं लोकतंत्र के। वो हैंगओवर छोड़ दीजिए, वो जो है वो हम क्या बिल्कुल लोकतंत्र को खारिज मान दें? लोकतंत्र अब है ही मैं तो मानता हूं कि लोकतंत्र को उन्होंने डब्बे में बंद कर दिया है। अरे आप मीडिया का देख लीजिए, आप जरा मीडिया देख लीजिए, मीडिया और सुप्रीम कोर्ट दोनों को उन्होंने कब ये कर लिया है, क्रिपल कर दिया है। उसके बाद आप कौन सा लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी अपना करते रहे, भारत जोड़ो यात्रा की 240, वही तो है कि कह रहे 240 पे अटका दिया, 240 पे अटका दिया, वही तो उनको लग रहा है कि 240 पर कैसे अटक गए। अभी तो हमको 300-400 पार, वो जो 400 पार का नारा चल रहा था, आपने तो चैनल्स पे देखा था, 398, 374 क्या क्या आंकड़े आ रहे थे, वो किसके आधार पे आ रहा था? इसी पे उसमें हो गया कि जनता ने ज्यादा, मतलब जितने लोग थे उसमें भी वो गैप बहुत ज्यादा हो गया, इसीलिए 240 पे अटक गए। तो अब वो कर रहे हैं क्या कि वो जो लोग थे उसको भी बाहर कर दो, अब जो है अपने ही लोग रहेंगे जो वोट करेंगे, कोई झंझट ही नहीं है। 98%, उसका 88% है पुतिन का जी। वो अगर हैंगओवर में रहिएगा तब तो ये प्रॉब्लम आएगा, मैं मुझको नहीं है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हैंगओवर से निकलने की कोशिश करते हैं हम भी, और कोशिश ये भी रहेगी कि लोकतंत्र पुनर्जीवित हो। ये सेंटेंस तो ठीक है अनिल जी, पुनर्जीवित हो जी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में 2 और साथी जुड़े थे, अनिश जी जुड़े थे सीधे उधर पटना से, उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी, इसके लिए बहुत तकलीफ है कि बहुत सारी जानकारी उनके ज़रिए हम लोग पा सकते थे, आप तक हम पहुंचा सकते थे। कोशिश करेंगे उनका वीडियो, उनकी आवाज़ हम तक क्लियर आए। और दूसरे हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया। आप तमाम साथियों